हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। और आज हम बात करने वाले हैं कोडल प्रोविजंस के बारे में, इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन ऑफ कॉलम। और साथ ही साथ में कोड जो होता है, उस कोड के अलावा उस कोड के बेसिस पर किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कॉलम को, ये हम देखने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आरसीसी की जो डिज़ाइनिंग है, ठीक है, उस डिजाइनिंग के क्वेश्चन, डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। साफ साफ वहां पर लास्ट में आप अगर आप देखेंगे तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। तो डिजाइनिंग वाली जो चीज़ है, डिजाइनिंग से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स होती है, उन स्टेप्स में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, डिजाइन करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, या कोडल प्रोविजन किस तरह वर्क कर रहा है वहां पर, वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है, यह है कि भाई जिसने जो अपना लेक्चर है कोड का, अगर वो नहीं देखा है तो उनसे मैं आग्रह करता हूँ उन्हें जरूर देखना। कोड की समरी आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उससे हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, हम पढ़ रहे हैं आरसीसी, और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलम के बारे में। देखिए, तो कॉलम से रिलेटेड जैसा मैंने कहा था वो हम पढ़ने के वाले हैं। कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉलम को कंटिन्यू करेंगे, और कुछ बातें थी कॉलम से रिलेटेड वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो चलिए, सबसे पहला काम जो हमको पढ़ना है आज, सबसे पहले जो सीखना है वो एक कंसेप्ट सीखना है, इसेंट्रिसिटी वाला, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि ये इसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट आ क्यों रहा है, जरूरत क्या है हमको इसको पढ़ने की, क्या चीज़ है ये। तो देखो, इसको ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉलम है आपका, रेक्टेंगुलर शेप का कोई कॉलम है। ठीक है, ये टॉप व्यू बनाया है मैंने, है ना, उसका सेक्शन बना दिया टॉप से। वैसे तो देखने में आपका कॉलम इस तरह से होगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर सपोर्ट होगा, ऊपर भी कहीं ना कहीं आपका फिक्स किया गया होगा, इस तरह से कोई कॉलम होगा, मान लीजिए कॉलम है। ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ ऐसे, या फिर ये मान लीजिए मैं कट करके देख रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके से एक्सिस बना सकते हो आप, दो तरीके से एक्सिस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एक तो बना सकते हो इस तरह से, जिसको आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस, और एक ये बना सकते हो जिसको बोल सकते हो वाई एक्सिस। ठीक है, आप एक तो बता सकते हो कि इसकी विड्थ होगी एक तो बी, और एक इसकी जो दूसरी डायमेंशन है वो होगी क्या, डी, डेप्थ हो सकती है। इस तरह से आप बता सकते हो, बी और डी की फॉर्म में आप बता सकते हो। अब होता क्या है कि मान लीजिए जब लोड आएगा इस कॉलम पर, तो लोड एग्जैक्टली यहाँ सेंटर पर आए, इसके चांसेस क्या होते हैं, प्रैक्टिकली कम होते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन आए, कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी आ जाती है। हो सकता है जो लोड आने वाला लोड है वो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, तो एग्जैक्टली कहाँ लोड आ सकता है डिजाइनिंग पर्पज में, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं कोड के साथ, तो कोड ये बोलता है कि आपके जो लोड आ रहा है, जो लोड आने वाला है, वो एक्सियल लोड होना चाहिए। कैसा, एक्सियल लोड हो, यानी एक्सिस के अबाउट आना चाहिए। और उसमें भी वेरिएशन क्या है, कितना दूर लग सकता है, कितना वेरिएशन है, वो इतना वेरिएशन आ सकता है इस मिनिमम इसेंट्रिसिटी के बराबर। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी के बराबर वेरिएशन आ सकता है, तो ये मिनिमम इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या इसका फॉर्मूला है। तो देखिए, इसके दो केस होते हैं। केस नंबर वन, हो सकता है शायद आपने पहले ना पढ़ा हो, ये जो दो केस मैं बता रहा हूं आपने सिर्फ एक ही केस पढ़ा हो, तो दोनों पढ़ने हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। केस नंबर वन होता है कि जो आपका सेक्शन है, वो सेक्शन क्या हो, यूनिफॉर्म लाइक, मतलब मान लीजिए कि या तो रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसा मत समझना सिर्फ रेक्टेंगल ही होगा, या फिर हो सकता है सर्कुलर हो, मतलब सिमेट्रिक सेक्शन है पूरा का पूरा। अगर ऐसा केस बनता है तो उस केस में आपके मिनिमम इसेंट्रिसिटी अगर एक्स डायरेक्शन में निकालना चाहते हो, तो मिनिमम ई मिनिमम हो जाएगा आपका, जैसे मैंने बताया ना, एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगा आपका एल एक्स अपॉन 500। एल मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, लेंथ को बताता है, अनसपोर्टेड लेंथ को, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन 30। पहला केस ये, या फिर 20 mm। अब मैं मिनिमम की कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं मिनिमम कैलकुलेशन कर रहा हूं, मिनिमम, तो इन दोनों में से मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम। यानी इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो मेरा आंसर होगा। ये एक्स डायरेक्शन के लिए है, किस डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए। मान लीजिए मुझे वाई डायरेक्शन में निकालना है, तो ई वाई, तो ई वाई की कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एल वाई अपॉन 500 प्लस डी वाई अपॉन 30 और 20 m, जो इनमें से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने ये लिख तो दिया है, यहाँ पे डी क्या है, ये डी एक्स क्या है, ये डी वाई क्या है,
तो देखो ये डी का मतलब क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जो मैंने बताया था लीस्ट लेटरल डायमेंशन है डी, LLD लीस्ट लेटरल डायमेंशन होती है ये। तो इस तरह से पता चलता है कि आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी इतनी होनी चाहिए। मिनिमम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने का एक मेथड है, एक तरीका, एक फॉर्मूला है, ये आईएस कोडल प्रोविजन के हिसाब से, आईएस कोड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इतनी इसेंट्रिसिटी आ सकती है, आपने ये बोल दिया, ई मिनिमम कैलकुलेट कर लिया, ई मिनिमम इतना आ सकता है, इतना, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी किसी भी कॉलम में कितनी है। अब क्या होता है, अगर आपको ये पता चल गया है केस नंबर 1 में कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी इस तरह निकालते हैं, तो अब केस नंबर 2 क्या है फिर? केस नंबर 2 किसके लिए? केस नंबर 2 उनके लिए है जो सेक्शन आपके यूनिफॉर्म ना हो, जैसे कि सर्कुलर और स्क्वायर सेक्शन ना हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आर्किटेक्चरल पर्पज से हम क्या अलग अलग शेप बना लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। उस केस में क्या बदल जाता है कि इफेक्ट, जब भी आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे, मिनिमम इसेंट्रिसिटी में फिर क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि अब आपको वैल्यू कितनी है, तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई मिनिमम का। उस केस में ई मिनिमम का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, हो सकता है शायद ये आपने पहले ना पढ़ा हो, तो ये हो जाता है मैक्सिमम ऑफ L/300 और यहां जाएगा 20 mm। ये फॉर्मूला आ जाता है, इन दोनों में का मैक्सिमम लेना होता है। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, जब आपका नॉन रेक्टेंगुलर कोई भी आपका मेंबर हो या नॉन सर्कुलर हो, उस केस में ये लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों केस आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही सही हैं। होता क्या है कि हम सिर्फ एक केस पढ़ लेते, केस नंबर 1 हमको यही पढ़ाया जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको केस नंबर 2 भी दिया गया ऑप्शन में और नीचे बोल दिया गया है कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ एक ही पता है, इसलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो मैं आपको बताने वाला था, मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम कि मैंने कहा मैं आपको इफेक्टिव लेंथ जो है, उस इफेक्टिव लेंथ का कुछ क्राइटेरिया देने वाला हूं कि इफेक्टिव लेंथ जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इफेक्टिव लेंथ जो कैलकुलेट की जाती है, इफेक्टिव लेंथ में देखो दो तरह की कैलकुलेशन की जाती है कि देखो, एक तो होती है आपकी थ्योरेटिकल, कि थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आएगी, और एक होता है आपका थ्योरेटिकल के साथ में कि जो आपका कोड बोलता है, कोड के हिसाब से, ठीक है ना, किसके हिसाब से, कोड के हिसाब से। तो जो कोड के हिसाब से वैल्यूज आने वाली होती हैं आपकी, उन कोड के हिसाब से अगर वैल्यूज को आप फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आने वाली है, तो दोनों हमारे लिए क्या है, काम की है। तो मैं एक एक करके आपको दोनों के बारे में बताता हूं कि कोड की जो वैल्यूज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपके जो विदाउट कोड वाली जो वैल्यूज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब दोनों में से देखो क्या होता है, एग्जाम में देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पढ़ रहे हो सोम वगैरह की स्टडी कर रहे हो, आप सोम पढ़ रहे हो, मान लीजिए सोम पढ़ रहे हैं आप, तो सोम के केस में क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू काम में आती है, थ्योरेटिकल वैल्यूज। और अगर आप सोम ना पढ़ के आरसीसी पढ़ रहे हैं, है ना, या स्टील वगैरह की आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या है, कोड वाली जो वैल्यूज हैं वो कोड वाली वैल्यूज काम आ जाती हैं। कई बार थ्योरेटिकल वैल्यूज के लिए भी बोल देते हैं, तो आपको क्या है कि दोनों के बारे में आइडिया होना चाहिए, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? चलिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैं बताता हूँ। मेडी जी की जो बुकलेट है, ये मेडी जी की जो बुकलेट है उसका आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस बुकलेट में से मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से ये जो वैल्यूज हैं वो हमारे काम की हैं। अगर आपके पास में भी अगर मेडीजी की बुकलेट है तो आप उसमें से इस चीज़ को अपने नोट्स में ऐड कर लेना, और मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है ये पीडीएफ्स। अगर आपके पास में पीडीएफ है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल वगैरह पे मैंने शेयर कर रखी है ऑलरेडी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। थ्योरेटिकल वैल्यू किस तरह से आप बताएंगे, और रिकमेंडेड वैल्यू जो है कोड में वो कैसे बताएंगे। ये कोड की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, कोड वाली वैल्यू है। अब देखो, मान लीजिए आपके दोनों जो एंड हैं, कॉलम है, उस कॉलम के दोनों एंड क्या हैं, आपने क्या कर रखा है, उनको फिक्स कर रखा है। देखो यहाँ पर ये फिक्स है और यहाँ पर भी ये फिक्स है, तो उस केस में जो वैल्यू आती है वो आती है 1.5 L, ठीक है ना, 1.5 नहीं 0.5 है, यहाँ पे गलत लिखा हो 1, ये 0.5 है ना, तो 0.5 L आती है, और कोड इसको बढ़ाकर कितना कर देता है, 0.65 L कर देता है। यानी ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, इसको बढ़ाकर 0.65 कर दिया। अगर मान लीजिए आपका नीचे वाला जो है वो तो है फिक्स, और ऊपर वाला क्या है, हिंज है। हिंज का मतलब क्या होता है, हिंज का मतलब ये होता है कि आपकी पोजीशन में तो रहेगा लेकिन रेस्ट्रेंट अगर रोटेशन नहीं होगा, मतलब रोटेशन में जो रेस्ट्रेंट होगा वो सिर्फ नीचे है, ऊपर नहीं है। इस चीज का मतलब क्या होता है सर, ये समझ में नहीं आया हमको कि रोटेशन में और पोजीशन में, मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉलम है, अगर ये ऊपर जो है, ऊपर की तरफ ये फिक्स किया हुआ है, तो मतलब ऊपर से ना तो ये अपनी पोजीशन से हिलेगा और ना ही आप इसको घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऊपर से हिंज है तो ऊपर से क्या होगा, ऊपर से घूम सकता है ये, लेकिन अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा। जैसे हमारी वो चेयर देखी आपने, वो चेयर होती है जिसमें पहिए लगे हुए, तो हम बैठ के उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो चेयर क्या होती है, चेयर अपनी जगह पर रोटेट हो सकती है, घूम सकती है ना, तो वैसे ये जॉइंट जो होते हैं घूम सकते हैं।
इनकी वैल्यू कितनी होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है 0.70 L और बढ़कर कितनी हो जाती है 0.80 L कोड में, क्योंकि आपको पता है जब भी डिजाइनिंग की बात होती है तो डिजाइनिंग में वैल्यूज को क्या इंक्रीज कर दिया जाता है डिजाइन करते समय। अगर मान लीजिए आपके दोनों एंड क्या हो, हिंज हो, दोनों तरफ ही हिंज कर रखा है आपने, तो हिंज के केस में क्या होता है 1.0 L या 1.0 L दोनों ही हो जाती है, यानी कि L के बराबर ही हो जाती है वैल्यू। कोड में भी L है और थ्योरेटिकल भी L है। इसको आप इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हैं इसको, है ना, इस तरह से यहाँ पे भी, और यहाँ से आप ऐसे दिखा सकते हो कि आपने यहाँ से हिंज कर रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक तरफ आपका जो कॉलम है वो एक तरफ तो आपने फिक्स कर दिया, एक तरफ आपने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि ये क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन में नहीं रहता है, लेकिन ये क्या है, रेस्टेंट अगेन रोटेशन है, लिखा हुआ है एट द रन रेस्टेंट अगेन रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। मतलब ये तो कोई इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यहां से यहां जा सकता है पोजीशन में, लेकिन देखो ये क्या है, पहले भी ऐसे ही था अभी भी ऐसे ही है, मतलब रोटेट नहीं हो रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर केस होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1.2 L, कोड में दिया हुआ है ये, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने बनाया और नीचे फिक्स कर दिया, नीचे फिक्स कर दिया, और अब क्या हो रहा है कि ये अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ में रोटेट भी हो रहा है, देखो रोटेट होकर ऐसे हो गया, तो रोटेट भी हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1.5 L हो जाती है। मतलब पहले 1.2 L थी जब रोटेट नहीं होता था, अब रोटेट होने लग गया तो 1.5 L हो गई। अब क्या होता है, मान लीजिए नीचे आपने फिक्स नहीं किया, नीचे हिंज कर दिया, अगर नीचे हिंज है, ठीक है, नीचे हिंज है, तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाती है 2L, कितनी हो जाती है 2L हो जाती है, और ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए नीचे आपने क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है, क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है, और ऊपर क्या है, ऊपर से पोजीशन भी नहीं रहती है, पोजीशन से बैठ जाता है, ऊपर पोजीशन में है, पोजीशन में नहीं है, और रोटेशन जो है वो रोटेशन नहीं हो रहा, रोटेशन नहीं हो रहा है ऊपर, और यहाँ रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन होगा तो भी ये 2L ही रहेगा। मतलब एक तरफ अगर आपने हिंज कर दिया ना और दूसरी तरफ फ्री कर दिया तो हमेशा 2L वैल्यू आती, ध्यान रखना, एक तरफ हिंज है और एक तरफ क्या हो, फ्री हो, हिंज और फ्री का केस 2L आती है वैल्यू हमेशा, और एक तरफ अगर फिक्स है दूसरी तरफ आपके फ्री है तो 1.5 L या 1.2 L आने के चांसेस होते हैं। तो ये इफेक्टिव जो लेंथ होती है कॉलम्स की, उनके बारे में क्राइटेरिया थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दी है। अब देखिए ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कोड की, जब मैंने अपनी समरी बताई थी मैंने, तब मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी दोबारा बताना जरूरी था, क्योंकि जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं मानता, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उन्होंने सभी ने फॉलो किया होगा मेरा जो मैं बोल रहा हूँ वो, हो सकता है कईयों ने फिर कोड नहीं पढ़ा हो कि हमने पढ़ा हुआ है एक बार, इसलिए फिर मैंने कहा मैं बता देता हूँ। चलिए अब मैं आपको डिजाइनिंग वाले पार्ट में लेके चलता हूँ, कि जो डिजाइन किया जाता है, डिजाइनिंग वाले पार्ट में लेके चलता हूँ। डिजाइन किया जाता है किस बेसिस पर किया जाता है, LSM और WSM। तो पहले जो LSM थ्योरी है उस LSM थ्योरी के बेसिस पर डिजाइन करना हो तो कैसे करेंगे। पहले क्या होता है, स्टेप नंबर 1 फॉलो किया जाता है। सबसे पहले डिजाइन करने के सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या, लैम्डा की वैल्यू, कि लैम्डा कितना है, लैम्डा निकालिए। लैम्डा कैसे निकलता है, लैम्डा के लिए आपको एक तो इफेक्टिव लेंथ पता नहीं चाहिए कि इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी अभी मैंने बताया इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन, उसके लिए आपको सेक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, आप कितना लेके चल रहे हो लैम्डा को। अच्छा, फिर सेकेंड स्टेप जो होती है स्टेप नंबर 2, उसमें क्या होता है, आपको ई मिनिमम कैलकुलेट करना होता है कि ई मिनिमम कितना रखना है आपको। स्टेप नंबर 3, ई मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ई मिनिमम को कंपेयर किया जाता है, ई मिनिमम जो आपने निकाला है उसको कंपेयर किया जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। जैसे कि ई मिनिमम की वैल्यू अगर आ रही है लेस देन इक्वल टू 0.05 डी से, वही डी वापस से लीस्ट लेटरल डायमेंशन LLD, तो इसे बोला जाता है शॉर्ट, क्या बोला जाता है, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम। ये इसे बोला जाता है अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, एक तो छोटा है, शॉर्ट है, एक्सियली लोडेड कॉलम है, अगर ऐसा होता है तो इसे ये बोला जाता है। अभी हम शॉर्ट के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं ना, शॉर्ट के हिसाब से अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, फिलहाल लैम्डा की जो वैल्यू है वो कम आ रही है, हम ये मान के शॉर्ट के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैं अभी आपको डिजाइन करवा रहा हूँ शॉर्ट के हिसाब से, लैम्डा की वैल्यू कम आई थी, शॉर्ट कॉलम है ये मान के इसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में, अगर आपका ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन के बेसिस पर शॉर्ट कॉलम आ गया है, एक्सियली लोडेड कॉलम है, तो उस केस में अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो आप इसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। स्ट्रेंथ हो जाएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी 0.4 FC के मल्टीप्लाई AC प्लस 0.67 FY ASC। ये फॉर्मूला लगाकर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी जो कॉलम है उस कॉलम की कितनी स्ट्रेंथ आई है, कब, जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, केस हो सकता है, अलग अलग केस हो सकते हैं। केस नंबर इसमें 1 कि आपने जो टाइज प्रोवाइड किए हैं,
टाइज प्रोवाइड किए हैं तब तो ये काम हो जाएगा। लेकिन केस नंबर 2, टाइज प्रोवाइड ना करके आपने हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया टाइज के ऊपर, तो हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है 5% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 5% बढ़ जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते थे। हेलिकल रेनफोर्समेंट के केस में आपकी स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है? 5%। कितनी इंक्रीज हो जाती है? 5%। तो आप अब आपकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? पी यू इक्वल टू हो जाएगी 1.05, और बाकी का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने ऊपर, एग्जैक्टली यही का यही फॉर्मूला कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो का वो यही फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा। बस 5% आपको इंक्रीज करना है। अच्छा, इसके अलावा एक केस और बन सकता है। मान लीजिए, नोट, मान लीजिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, ई क्या है? 0 है, मतलब कि एग्जैक्टली आपका जो कॉलम है उसका जो सेंटर है एग्जैक्टली वहीं पर लोड आ रहा हो, तो उस केस में फिर आपका फॉर्मूला क्या होगा? उस केस में फॉर्मूला लगता है पी यू का 0.45 एफ सी के मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी प्लस 0.75 एफ वाई ए एस सी। ये फॉर्मूला वर्क करेगा जब आपकी ई की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों फॉर्मूले ये आपको याद रहने चाहिए, किसमें कब फॉर्मूला कौन सा कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। अब देखो, ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, ये किसके लिए हिसाब से बताई मैंने? एलएसएम। ये एलएसएम होता तब ऐसे होता है, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एलएसएम का ही है। और इसमें से क्वेश्चन जो बन सकता है, ये 5% वाला क्वेश्चन काफी बनने के चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए आप डिजाइन कर रहे हैं, अगर आपको डिजाइन करना है डब्ल्यूएसएम से, तो डब्ल्यूएसएम से डिजाइन करेंगे तो क्या फर्क है दोनों में? तो डब्ल्यूएसएम का प्रोसेस जो है थोड़ा अलग है, मेथड अलग है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप चेक करते हैं केस नंबर 1, लेमडा की वैल्यू लेस देन 12 है या ग्रेटर देन 12 है। अगर लेस देन 12 है तो इसको कहा जाता है शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट। अगर ये शॉर्ट है, शॉर्ट कॉलम है, तो इसमें जो स्ट्रेंथ निकाली जाती है, स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है सिग्मा एस सी ए एस सी प्लस सिग्मा सी सी ए सी। ये ए सी क्या है? एरिया ऑफ कंक्रीट, और ए सी क्या है? एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, ये होता है, समझ में आया? और सिग्मा एस सी सिग्मा सी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? ये कोड में टेबल है, वहां से डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के वीडियोज में मैंने जैसे आपको सिग्मा सीबीसी बताया था ना, एग्जैक्टली वहीं से फिर क्या कर सकते हो, सिग्मा सीसी या सिग्मा एससी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। मैंने स्टील के लिए भी कोड टेबल बताई थी, दोनों के लिए टेबल बताई हुई है, वहां से आप फाइंड आउट करेंगे। मैंने बोला था ना कि कंप्रेशन में स्टील की जो वैल्यू है वो अलग होगी और टेंशन में अलग होगी, 20 mm का डायमीटर तो अलग होगी, तो ये वही टेबल है, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। केस नंबर 2, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए अगर आपकी लेमडा की वैल्यू 12 के बराबर, 12 से ज्यादा है, तो ये कौन सा कॉलम हो गया? लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम, अगर लॉन्ग कॉलम होता है ना कभी भी, तो लॉन्ग कॉलम के केस में क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एक फैक्टर से, या घट जाएगी एक फैक्टर से, बढ़ जाएगी घट जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगी। वो कितनी बढ़ती घटती है वो डिपेंड करती है एक फैक्टर सी आर पर, कि ये सी आर से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, सी आर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सी आर से जो होगा वो कितना होगा? तो सी आर इक्वल टू होता है आपका 1.25। ये सी आर की वैल्यू एग्जाम में पूछ ली गई है एक दो बार। सी आर इक्वल टू होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 बी। बी कह लो या फिर बी मत कहो, आप इसको एल एल डी लिख लो, एल एल डी यानी कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन, 48 टाइम्स ऑफ एल एल डी। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है सी आर का। सी आर इस तरह से निकाल लोगे, तो मतलब आप ये कह सकते हो अगर मुझे कैलकुलेशन करनी थी, मुझे अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आप क्या कह सकते हो कि ये वैल्यू जो है ये सी आर मल्टीप्लाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी आर सिग्मा एस सी ए एस सी प्लस सिग्मा सी सी और ए सी। ये फॉर्मूला हो जाएगा फिर आपका, अगर लॉन्ग कॉलम है तो। लॉन्ग कॉलम में ये सी आर आ जाएगा, सी आर फैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सेम यही चीजें जो है ये आपको एलएसएम में भी फॉलो करनी है। अगर वहां पर भी लॉन्ग कॉलम होता है तो आपको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे डब्ल्यूएसएम हो वहां पर भी करना होगा। लेकिन डब्ल्यूएसएम में क्या होता है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो क्राइटेरिया वो नहीं आता है, वो क्या है, वो नहीं आता है। चलिए, तो ये डिजाइनिंग वाला जो पार्ट था, डिजाइनिंग वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम भी, कि मैंने कहा हम बात करेंगे चेक के बारे में। किसका चेक? लेटरल स्टेबिलिटी का, कि लेटरल जो स्टेबिलिटी है उस लेटरल स्टेबिलिटी की हम चेक की बात करेंगे। यानी कि अगर आपका जैसे कॉलम है, ये आपने कॉलम बनाया, ठीक है, ये फिक्स कर रखा है या हिंज कर रखा है जो भी है, तो ये इस तरह से आपने बनाया, इसके ऊपर जब लोड आएगा तो लोड आने पर ये कैसे बिहेव करेगा,
ये जो लेटरल डायरेक्शन में इस तरह से बकल होने के जो चांसेस हैं, इनके प्रति कैसे रजिस्ट करेगा, कैसे क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी कि जो इस तरह से बकल होने वाला ये बकल ना हो। स्टेबिलिटी कैसे आएगी, लेटरल डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शंस में, इनमें कैसे स्टेबिलिटी आएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, दो केस बनते हैं यहाँ पर। ये मैंने आपको बीम वाले केस में भी बताया था, दो केस बनते हैं यहाँ पर। पहला केस तो ये बनता है कि आपको जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कैसे हैं, ठीक है, मतलब दोनों तरफ फिक्स है या एक तरफ फिक्स है। तो देखिए दो दो केस बनते हैं, दोनों केस बता देता हूं। केस नंबर 1 लिखिए पहले तो, केस नंबर 1, अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन रेस्ट्रेंट, अनसपोर्टेड लेंथ शुड नॉट ग्रेटर देन 60 LLD, 60 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो लेंथ है ना, ये सपोर्ट के बीच की जो लेंथ है, अनसपोर्टेड जो लेंथ है, उस अनसपोर्टेड लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर देखिए, अगर आप ध्यान से बनाएंगे इसे अनसपोर्टेड लेंथ को, तो ये अनसपोर्टेड लेंथ जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, इस तरह से हिंज कर रखा है। तो हिंज के केस में ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये आपकी अनसपोर्टेड लेंथ होगी, L0 कहा जाता है इसे, ठीक है। फिक्स के केस में क्या होता है कि ये जो लेंथ है यहाँ पर ये फिक्स कर दोगे आप, तो ये कुछ डिस्टेंस तक क्या है, ये फिक्स ही चलती है। तो डायग्राम एक्चुअल में जो बनता है वो ऐसा बनता है, फिर एक्चुअल में डायग्राम फिर ऐसे बनता है बकलिंग का, है ना। यहाँ पर क्या है, फिक्स होने की वजह से यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, बकल नहीं हो पाता है सपोर्ट्स पर, ये यहाँ होता है, तो इस वाले एरिया में बकल होता है ये, ठीक है ना। ये डायग्राम्स होते हैं, इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, बस इतना याद रखिए कि जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो वैल्यू कभी भी 60 LLD से ज़्यादा नहीं होगी अगर आपके बोथ एंड क्या हो, बोथ एंड फिक्स्ड हो, बोथ एंड आपके फिक्स्ड हो, यानी रेस्ट्रेंड हो, ये लिख लो, बोथ एंड क्या हो, रेस्ट्रेंड हो। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर आपके केस आता है केस नंबर 2, अगर आपके क्या हो कि वन एंड क्या हो, वन एंड तो आपका अनरेस्ट्रेंड हो जाए, ठीक है ना, एक एंड रेस्ट्रेंड हो एक अदर हो। तो अगर आपके वन एंड अनरेस्ट्रेंड, अगर वन एंड अनरेस्ट्रेंड है, तो उस केस में आपके जो एल की वैल्यू अनसपोर्टेड लेंथ है L0, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, 100B² से, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब डी में भी आप क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे तो कैपिटल डी ही लिखो, फिर आप सोचोगे वापस से आप स्मॉल डी क्यों लिख रहे हैं। तो वही है, बी और डी की वही वैल्यू है, विड्थ और डेप्थ, है ना, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डी LLD नहीं है, डी पूरी की डेप्थ जाए, बी भी पूरी की पूरी विड्थ है, जहाँ LLD होगा वो मैंने अलग से बताया है, ठीक है। तो ये किसके लिए क्राइटेरिया, ये है लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। इसके अलावा देखो क्या होता है कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है ना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जो कॉलम होता है उस कॉलम का कवर कितना होता है। तो देखो कॉलम का जो कवर है वो 40 mm का होता है जनरली, कितने mm का, 40 mm का, है ना। 40 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं हम, जनरली हमारा ये होता है कि हम 40 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, कितने mm का, 40 mm का। लेकिन ये 40 mm का जो कवर है ये हमेशा नहीं होता है, एक स्पेशल केस होता है, उस स्पेशल केस में ये बदल जाता है। कौन सा स्पेशल केस है, देखो मान लीजिए अगर आपका कॉलम जो है उस कॉलम की साइज में आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि कॉलम की जो साइज है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इफ कॉलम साइज, कॉलम की जो साइज है वो 200 mm है, 200 mm साइज है अगर कॉलम की, तो कवर जो प्रोवाइड किया जाएगा, कवर वो होगा आपका 25 mm का। अभी कितना था, 40 था, 40 से घट के कितना हो गया, 25 हो गया। 25 mm प्रोवाइड करेंगे कवर अगर आपकी साइज जो है कॉलम की 200 mm तक ही है तो। और डायामीटर जो है कॉलम का डायामीटर ज़्यादा नहीं हो सकता 12 mm से। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अभी मैंने क्या कहा था पिछले वाले वीडियो में कि कॉलम का जो डायमीटर है, मेन बार का जो डायमीटर है वो कितना होता है, मिनिमम 12 mm का, 12 mm प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12 से ज़्यादा प्रोवाइड ही नहीं करना है, 12 से ये ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये केस भी स्पेशल है, ये केस जब है जब आपका 200 mm का यानी 20 सेंटीमीटर जो है उसका क्या हो, साइज हो। समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी कॉलम की जो मैंने आपको बताई हैं। अब ये जो वीडियो है हमारा, ये वीडियो मैंने आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आराम से धीरे धीरे कोशिश की मैंने कि धीरे ही सही, आराम से, लेकिन आपको समझ में आ जाए, है ना। पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की, आराम आराम से, हौले हौले से। अब आपको क्या करना, किसी स्टूडेंट को अगर फिर भी अगर कोई चीज़ में डाउट है, समझ में नहीं आया, तो एक बार इस वीडियो को वापस से देख लेना, फिर से एक बार देखने की कोशिश करना, मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको जो डाउट होगा उसको कोशिश करूंगा कि उसको मैं सुलझा पाऊँ और उसे मैं बता पाऊँ। यहाँ पर क्या है, FCK, FY, AAC, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होगी। FC के कैरेक्टर स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की,
FY यील्ड स्ट्रेंथ होगी आपकी स्टील की कितना है, Fe 415 है, 250 है, जो भी है। एरिया ऑफ स्टील है ASC, एरिया ऑफ कंक्रीट है AAC, ठीक है ना। डी आपके LLD हो गई। तो ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो देखो ये वीडियो था आज का आपका, ये कॉलम का ही समाप्त होता है। तो जो कॉलम का टॉपिक है हमारा वो होता है समाप्त। अब देखो क्या होने वाला है नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले फुटिंग्स के बारे में। किसके बारे में? फुटिंग्स के बारे में। तो फुटिंग का नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है। फुटिंग के बाद में फिर क्या होगा आपको, टैंक, स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल, ठीक है ना, आरबी वॉल, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं नेक्स्ट हमारे ये रहेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्द हमारा जो आरसीसी का जो कोर्स है वो कंप्लीट होने वाला है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं और आपको लगता हो इनको पढ़ के आपका भला हुआ है और समझ में आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो आप ₹1 का डोनेशन आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के लिए आप मुझे ₹1 दे सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे आपने ये वीडियो देखा और ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप मुझे इस वीडियो के रूप में, तो गुरु दक्षिणा के रूप में या फीस के रूप में आप मुझे ₹1 सेंड कर सकते हैं, नीचे जो नंबर है उस पर। अगर आपके पास अवेलेबल है सुविधाएं तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई ना कोई कर ही देगा। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कोई ना कोई कर ही देगा वैसे। लेकिन सभी लोग ये मत सोचना कि कोई ना कोई कर ही देगा, तो फिर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। फिर जो कर सकता है वो करना है ना। अगर हर स्टूडेंट यही सोचेगा कि मैं नहीं करता, कोई ना कोई तो कर ही देगा, तो करेगा कौन? है ना। काम तो किसी न किसी को करना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, जहां मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आरसीसी का जो कोर्स है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा आने वाले 2 वीडियोस में। फिर अगर जरूरत पड़ी है तो तीसरा वीडियो भी बना देंगे, अगर ज़्यादा बड़े वीडियो बनते हैं तो। वरना मेरी कोशिश ये है कि 2 वीडियो हम कंप्लीट करें अपने कोर्स को। देन फिर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद में फिर हम चलेंगे सीटी की तरफ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए